आज पढ़ते हैं हम पार्लियामेंट के क्वेश्चंस। पार्लियामेंट के क्वेश्चंस में जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। अभी आपसे पूछा गया है कि मिनिमम एज, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए अगर आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो इसमें आंसर बनेगा आपका 25 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए लोकसभा के लिए। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। देखो आर्टिकल 84B में लिखा हुआ है कि मिनिमम एज किसी पर्सन की, अगर आपको काउंसिल ऑफ स्टेट को लड़ना है। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था पहले भी कि राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा के लिए मिनिमम ईयर कितनी है, 30 ईयर्स है। और वहीं पे हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा के लिए कितनी है, लोकसभा के लिए 25 साल है। ठीक है, याद रह जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार पब्लिक सर्विस ने पूछा 2017 में कि मिनिमम एज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसके लिए, एमपी के लिए पूछा है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए मिनिमम एज कितनी होगी, 25 साल होगी। 30 ईयर्स किसके लिए होगी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए होगी, राज्यसभा वाले के लिए होगी। 21 साल किसके लिए होगी, पंचायत का इलेक्शन लड़ने वालों के लिए। पंचायत का इलेक्शन लड़ने वालों के लिए कितनी होगी, 21 साल। और 18 साल किसकी होगी, वोटर की। जो वोट डालने जाएगा उसकी उम्र कितनी होगी, 18 साल। इलेक्शन लोकसभा का जो लड़ेगा उसकी 25 साल, राज्यसभा का जो लड़ेगा उसकी 30 साल, 21 साल पंचायत के अध्यक्ष बनने की, और वोटर की होगी 18 साल। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि अगर आपको मेंबर बनना है लोकसभा का तो आप कितने एज से कम नहीं होने चाहिए। तो आप 25 साल से कम नहीं होने चाहिए। फिर से वही चीज़ पूछी गई है। 30 साल राज्यसभा मेंबर के लिए, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट मेंबर। लोकसभा 25 साल, 18 साल वोटर की होती है जो वोट डालने जा रहा है, और 21 साल किसकी होती है, पंचायत वाले की। जो पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, पंचायत में इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी 21 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2011 का। इन्होंने पूछा है कौन सी चीज़ सही नहीं है लोकसभा के इलेक्शन के लिए। कौन सी चीज़ सही नहीं है। सबसे पहली चीज, लोकसभा का इलेक्शन जो होता है वो एडल्ट सफरेज पे होता है। एडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोग वोट डालेंगे, एडल्ट सफरेज बोलते हैं उसको। बिल्कुल होता है जी। दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन की एक जरूरत होती है हमें कि इलेक्शन करवाए। भाई लोकसभा का इलेक्शन है, इतना बड़ा इलेक्शन है, तो इलेक्शन कमीशन तो चाहिएगा ना उसके लिए, बिल्कुल चाहिएगा। तीसरा लिखा है इन्होंने, इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर किए जाते हैं किसकी डायरेक्शन और कंट्रोल में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन कंट्रोल में। जी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कभी भी यूपीएससी इस चीज को रख देगी उठा के और आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या पूछ दिया आपसे। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 326 में कहा गया है कि भाई इलेक्शंस जो हैं हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के किसके आधार पे किए जाएंगे, बेसिस क्या होगा, एडल्ट सफरेज होगा। 324 आर्टिकल 324 में कहा गया है कि सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन और कंट्रोल किसका होगा, प्रेसिडेंट साहब का नहीं होगा, किसका होगा, इलेक्शन कमीशन का होगा। तो यहाँ पे जो वर्ड प्रेसिडेंट लिखा हुआ है इसकी जगह क्या होना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। समझ गए। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट करे प्रेसिडेंट साहब को कि भाई मुझे ज़्यादा स्टाफ चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए, तो क्या प्रेसिडेंट साहब देंगे, बिल्कुल देंगे। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट किसको करेगा, प्रेसिडेंट साहब को करेगा, ना कि पार्लियामेंट को। समझ गए, किसको करेगा, प्रेसिडेंट साहब को करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक गुड क्वेश्चन में रख सकते हो आप कि भाई ये गुड क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दिया कि क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे हैं कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है लोकसभा का, क्या करना है, इलेक्शन लड़ना है लोकसभा का, तो नॉमिनेशन पेपर कौन भरेगा। अब देखो ये यूपीएससी ने 2017 में आपसे पूछा था, क्या भारत का कोई भी नागरिक भर सकता है क्या। जी नहीं भर सकता। क्या भारत में अगर कोई रह भी रहा है, देखो रह रहा है, नागरिक हो या ना हो, बस इंडिया में रह रहा है, क्या वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आंसर है। ऑप्शन बी में देखो क्या लिखा हुआ, अ रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कॉन्टेस्टेड। क्या अगर मुझे बिहार के नालंदा से चुनाव लड़ना है या उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ना है, क्या मैं वहां का निवासी होना चाहिए,
मुझे वहीं का निवासी होना चाहिए तभी इलेक्शन लड़ सकता हूं क्या मैं? जी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मोदी जी 2014 में जाकर के वाराणसी से थोड़े चुनाव लड़ पाते। समझ गए? आंसर क्या होगा? आंसर होगा एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली चीज, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के किस में होना चाहिए? जो वहां पे वोटिंग का जो रोल बना हुआ है उसमें उसका नाम होना चाहिए। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आप इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता? एनी सिटीजन इंडिया का। अब देखो, इंडिया का सिटीजन तो कोई 5 साल का भी हो सकता है ना, उसको थोड़ी अधिकार दे देंगे हम कि लड़ ले। अभी तो हम पढ़ के आए हैं PYQ से कि उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल। तो एनी सिटीजन नहीं हो सकता। समझ गए ऑप्शन डी में क्या प्रॉब्लम है? एनी सिटीजन नहीं हो सकता। सिटीजन तो 5 साल का जो बच्चा है वो भी सिटीजन ही है ना इंडिया का, तो क्या उसको अधिकार दे देंगे हम कि भाई आप जो है जाकर के लड़ लीजिए इलेक्शन? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है भाई, इसको अब हम पढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें जो हैं एलोकेट की जाती हैं किस आधार पे? तो लोकसभा की सीटें बांटी जाती है पॉपुलेशन के आधार पे। अब देखो, इंडिया में उत्तर प्रदेश के पास, यूपी के पास लोकसभा की 80 सीटें हैं, वहीं पे बिहार के पास जो है 40 सीटें हैं। तो ये किस आधार पे 80 और 40 बांटी गई है? ये इस आधार पे बांटी गई है कि यूपी के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिहार के पास 40 हैं, हरियाणा के पास 10 हैं, दिल्ली के पास 7 हैं। तो ये पॉपुलेशन जिसकी जहाँ पे जितनी पॉपुलेशन रहती है उस हिसाब से सीटें बांटी गई हैं। देखो, इलेक्शन जो होते हैं लोकसभा मेंबर्स के, हर एक स्टेट को डिवाइड किया गया है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कि भाई जो रेशियो है ना पॉपुलेशन का ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो लगभग प्रैक्टिकली सेम रहे थ्रू आउट द स्टेट। अब इसका मतलब समझो आप। अब जैसे एक लोकसभा सीट है नालंदा, एक है लोकसभा सीट गया, एक है भागलपुर। अब नालंदा में वोटर हैं 40 लाख वोटर्स हैं, तो गया में भी लगभग 40 लाख ही वोटर होने चाहिए, भागलपुर में भी लगभग 40 लाख ही वोटर होने चाहिए, यानी कि बेसिस बराबर होना चाहिए। यानी कि नालंदा का MP तो जीत के आ रहा है 50 लाख लोगों पे और भागलपुर का जीत के आ रहा है 10 लाख लोगों पे। ये नहीं होता है। तो हर स्टेट में जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं, वो रेशियो जो होता है उनका सेम ही रहता है लगभग, ठीक है। लेकिन ये प्रोसीजर, सेम रहने वाला प्रोसीजर कहाँ पे अप्लाई नहीं होता? ये नॉट अप्लाई है जहाँ पे 60 लाख से कम लोग रह रहे हों, 6 मिलियन से कम लोग रह रहे हों। 6 मिलियन का मतलब है जहाँ की पॉपुलेशन ही टोटल 60 लाख भी ना हो। कुछ स्टेट्स हैं जैसे असम हो गया, उधर नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास 60 लाख भी लोग नहीं है रहने के लिए, तो वो क्या करें? तो वहाँ पे ये इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82 सीट्स को एलोकेट किया गया है लोकसभा में किसके बेसिस पर? पॉपुलेशन के बेसिस पर। और वो सेंसस कब कराई गई थी? वो सेंसस कराई गई थी 1971 में। तो अभी जो लोकसभा की सीटें बटी हुई है ना, जो पॉपुलेशन है वो आज की पॉपुलेशन नहीं लेते हैं हम, वो पॉपुलेशन लेते हैं हम 1971 की पॉपुलेशन। और ये किस साल तक हम इसी पॉपुलेशन को आधार मान के चलते रहेंगे? 2026 की पॉपुलेशन को। 2026 की पॉपुलेशन, जब 2026 में हम नई तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, तब हमें समझ में आएगा एक चीज़ कि भाई हमने जो अभी लोकसभा और राज्यसभा नई बनवाई है ना, पार्लियामेंट हाउस, वहाँ पे हमने 888 सीट्स बनवाई है, क्योंकि हमारी सीट्स बढ़ने वाली हैं। फिर हमारे पास जो अभी ये 552 मेंबर्स हैं ना, ये बढ़ने वाले हैं, तो इसलिए हमने मैक्सिमम सीटें कितनी कर दी हैं? 882। लॉजिक समझ आया सरकार का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेजेंटली नंबर ऑफ सीट्स हर एक स्टेट में लोकसभा की जो अलॉट की गई है वो किस बेसिस पे की गई है? वो बेसिस है आपका सेंसस 1971। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट वाइज जो हमने सीट एलोकेट की है लोकसभा में वो 1971 के बेसिस पे की गई है। और वो कब तक हमने कहा है कि भाई इसको हम बदलेंगे नहीं? तो वो साल है 2026 का साल, ठीक है।
देखो ये याद रखना, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2001 में, जिसके थ्रू हमने ये सारी की सारी सीटों को 2026 तक के लिए बाउंड कर दिया था कि भाई इसमें बढ़ाया नहीं जाएगा जब तक कि 2026 नहीं आ जाता, और तब तक हम 1971 के सेंसस के आधार पर ही चलते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको कौन सा अमेंडमेंट याद रखना है, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2001 में, और इसके थ्रू हमने कब तक के लिए सीटों को रिजर्व कर दिया था, 2026 तक। और सेंसस कौन सा चल रहा है, 1971 के सेंसस के आधार पर ही हम काम कर रहे हैं। लॉजिक समझ आ गया, पॉइंट समझ आ गया, नहीं आया तो लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, समझ जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही चीज पूछी गई है भैया आपसे कि 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा फ्रोजन कर दिया गया था टोटल नंबर एग्जिस्टिंग सीट्स जो है लोकसभा में, उनको कब तक के लिए, तो वो कर दिया गया था 2026 के लिए। कब तक के लिए, 2026 के लिए। और क्या याद रखना है, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द लोकसभा इज डन बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन ने कब तक के लिए रोक रखा है, 2026 तक के लिए रोक रखा है डिलिमिटेशन कमीशन को हमने, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। अब देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है अभी हमारी लोकसभा की, वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ भी नहीं लिखी है, लेकिन अभी टोटल हमारे कितने मेंबर हैं, हमारे मेंबर है 552 मेंबर्स हैं। 552 मेंबर्स में 530 मेंबर तो सारे स्टेट से चुन करके आते हैं, और हमारे 20 मेंबर कहाँ से चुन करके आते थे, यूनियन टेरिटरीज से, और ये सारे स्टेट से चुन करके आते थे। और 2 मेंबर्स को हम नॉमिनेट करते थे, और ये जो नॉमिनेशन वाला काम है ये अब हमने बंद कर दिया है। तो अभी हमारे पास कितने मेंबर हैं, 550। ठीक है। ये जो एंग्लो इंडियन मेंबर होते थे ना, 2 नॉमिनेट होते थे, उनको हमने 25 जनवरी 2020 को खत्म कर दिया है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 104th के थ्रू। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमने जो 2 नॉमिनेट मेंबर होते थे ना, इनको खत्म कर दिया है। अब कितने मेंबर है हमारे पास, 550, 530 स्टेट से चुन करके, 20 यूनियन टेरिटरी से चुन करके। ठीक है। और 20 में से 7 तो दिल्ली से ही चुन करके जाते हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि मेंबर ऑफ लोकसभा के नंबर्स को बढ़ा सकता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 7th और 31st। कौन सा है, 7th और 31st। ये यूपीएससी ने 2003 में आपसे पूछा था। अब आप पढ़िए 7th में क्या लिखा हुआ है। 7th में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में, जिसमें लोकसभा के मेंबर्स को बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 520। उसके बाद में 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1973 में, उसमें 525 से बढ़ा के कितना कर दिया गया था, 545 सीट। अभी प्रेजेंट में कितनी मेंबर्स हैं, 550, 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरीज से। ठीक है। और ये 2 मेंबर चुने जाते थे, इनको हमने खत्म कर दिया है। ये जो 2 नॉमिनेट मेंबर होते थे ना, इनको हमने 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू खत्म कर दिया है। तो आपको क्या याद रखना है कि पहले कितनी थी लोकसभा की सीटें, 520। 520 से कितना किया उनको हमने, 525। किस अमेंडमेंट के थ्रू, 7th के थ्रू। 525 से हमने उसको कितना किया, 545। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। ये कब हुआ था 31st वाला, 1973 में, और 7th कब हुआ था, 1956 में। ये याद रखने की चीजें हैं, याद रखना, इनको समझने की चीजें हैं, समझना। पार्लियामेंट से 4 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में, 3 से 4 क्वेश्चन पार्लियामेंट ले जाएगा 100 में से। तो इसको अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लोकसभा की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया गया है 525 से लेकर के 545 तक, किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है। 525 से 545 किस में किया गया है, 31st में। 31st अमेंडमेंट कब हुआ था, 1973 में।
कितनी सीटें थी पहले? 525। कितनी हो गई? 545। समझ गए? ओके, चलो आगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? अब कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 550। ठीक है, 550 हो सकते हैं। 530 किससे चुने जाएंगे? स्टेट से चुने जाएंगे। 20 किससे चुने जाएंगे? यूनियन टेरिटरीज से चुने जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, करंट नंबर कितना है भाई? करंट कितने मेंबर ऑफ लोकसभा हैं अभी? 543। छोड़ दीजिए, उस टाइम का क्वेश्चन था। मैक्सिमम यूनियन टेरिटरीज से कितने लोग चुन करके जा सकते हैं लोकसभा में? यूनियन टेरिटरीज से मैक्सिमम चुन के जा सकते हैं 20। कितने चुन के जा सकते हैं? 20। नॉट मोर देन 20 मेंबर्स ऑफ रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज। 20 से ज़्यादा लोग लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज से नहीं चुन के भेज सकते हम। तो कितने जाएंगे मैक्सिमम? 20। क्वेश्चन नंबर 17 समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि भाई जनरल इलेक्शन जो 2009 में हुए थे, ठीक है, उसमें 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। तो स्टेट्स के से कितने चुन करके गए थे? स्टेट से चुन करके जाएंगे 530। मैं हमेशा बता रहा हूं कि 552 मेंबर होते थे। 530 को स्टेट से चुना जाता था, 20 मेंबर्स को यूनियन टेरिटरी से और 2 नॉमिनेट किए जाते थे। इन 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स को 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया है। समझ गए? तो इसको बार बार याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी सीट्स रिजर्व्ड फॉर यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा? यूनियन टेरिटरी के लिए कितनी सीट्स हैं रिजर्व्ड हैं? जो आंसर होगा आपका 20 सीट्स हैं। अब 20 सीट्स में आप देखो, सबसे पहले क्या करना है। अब मैं एक एक चीज को समझते हैं कि 20 सीट्स किस तरीके से बटी हुई हैं। दिल्ली के पास 7 सीटें हैं, अंडमान निकोबार के पास 1 है, चंडीगढ़ के पास 1 है, दादर और नगर हवेली के पास 2 है, लक्षद्वीप के पास 1 है, पुडुचेरी के पास 1 है, जम्मू कश्मीर के पास 5 है, लद्दाख के पास 1 है। यूनियन टेरिटरी से लोकसभा में कितनी सीटें जाएंगी? 20 जाएंगी। सबसे ज्यादा किससे जाएंगी? दिल्ली से जाएंगी 7। फिर किससे जाएंगी? जम्मू कश्मीर से जाएंगी 5। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और लद्दाख, इन सबसे 1-1 जाएगी। तो बस तुम्हें 3 याद रखने हैं। दिल्ली से जाएंगी 7। दिल्ली से कितनी जाएंगी? 7। जम्मू और कश्मीर से कितनी जाएगी? 5। और दादर नगर हवेली से कितनी जाएगी? 2। बाकी सबसे 1-1 जाएगी। समझ गए? और राज्यसभा की कितनी सीटें जाती हैं भाई? राज्यसभा की कितनी सीटें जाती हैं? 8। राज्यसभा में 8 सीटें जाती हैं। दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4। क्लियर कट बात यह रह जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन याद करनी है और समझनी है बार बार। तो ये इन्फॉर्मेशन को क्या करना है? बार बार याद करो, समझो एक एक चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में जिसने रिजर्वेशन दे रखा है शेड्यूल कास्ट को लोकसभा में? शेड्यूल कास्ट की सीटें भी रिजर्व्ड है लोकसभा में, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 330। कौन सा है? आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 में क्या कहा गया है कि भाई रिजर्वेशन दिया जाएगा किसको? शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को। आर्टिकल 330 में कहा गया है रिजर्वेशन किसको होगा? SC प्लस ST को। आर्टिकल 331 में क्या कहा गया है? रिजर्वेशन होगा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को। आर्टिकल 331 में क्या कहा गया है? रिजर्वेशन होगा एंग्लो इंडियंस को, जो कि अब हटा दिया गया है। किसके द्वारा? 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। आर्टिकल 332 कहता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली में। आर्टिकल 330 कहता है लोकसभा में। आर्टिकल 332 क्या कह रहा है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और आर्टिकल 333 क्या कहता है कि रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज को लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट्स में भी 1 मेंबर का। यहाँ पे 1 सीट दी जाएगी। एंग्लो इंडियन को आर्टिकल 331 में क्या दी जाती थी? 2 सीटें लोकसभा में। तो ये क्या करना है? याद करना है। ये आर्टिकल्स क्या करने हैं? याद करने हैं। समझ गए? एक एक आर्टिकल याद करना होना चाहिए तुम्हारे। आर्टिकल 330 में किसको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है?
SC और ST को लोकसभा में। आर्टिकल 331 में किसको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है? एंग्लो इंडियंस को, लोकसभा में 2 सीटें। आर्टिकल 332 में किसको दिया गया है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को सीटें। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन जो दिया गया था शेड्यूल ट्राइब्स को, वो किन स्टेट्स के लिए नहीं है? वो किन स्टेट्स के लिए, कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई सीट ही नहीं है लोकसभा में? ठीक है, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, एट प्रेजेंट कोई रिजर्वेशन नहीं है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। कौन सी स्टेट्स में? केरला में और तमिलनाडु में। किसमें? केरला और तमिलनाडु में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई सीट नहीं है लोकसभा की, कि भाई जहाँ पे वो रिजर्व सीट हो। यह आपको एट प्रेजेंट में याद रखना है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो एक्सप्लेनेशन है, प्रेजेंटली का ध्यान देना। प्रेजेंटली देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST फॉर लोकसभा इन अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। SC और ST के लिए, SC और ST की रिजर्व सीट कहाँ पे नहीं है? एक तो अरुणाचल में नहीं है और एक J&K में नहीं है। ठीक है, तो अरुणाचल में भी नहीं है, J&K में भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट? शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? कितनी सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए? 84। कितनी है? 84। अब देखो शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें हैं? 84। ये किसके लिए है? शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें रिजर्व्ड है। क्वेश्चन नंबर 24, ये बेकार क्वेश्चन है, 1996 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, रिजर्व्ड सीटें जो ST के लिए हैं उनमें हाईएस्ट नंबर लोकसभा का जो जाता है वो किस स्टेट से जाता है? तो वो सीटें जाती हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं ST के लिए? 6 सीटें रिजर्व्ड हैं ST के लिए। ठीक है, उसके बाद में गुजरात में कितनी सीटें हैं? गुजरात में आपकी, बताइए कितनी सीटें हैं भाई गुजरात में? गुजरात में आपकी 4 सीटें हैं। झारखंड और उड़ीसा में 5-5 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में 4-4 सीटें हैं। और ST के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार में किसके लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है? ST के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। तो ST के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, नो सीट फॉर ST। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गए। तो 25 क्वेश्चन तक का जो है इन चीज़ों को समझो, रिवीजन करो एक बार और पढ़ो अपना।